तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, जबकि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। हम सिंपली एक रिएक्शन की फॉर्म में उसको लिख देते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन इक्वेशन गिवन अबव। ये पूरे चैप्टर को वैसे समराइज करता है, बट अभी जितना हो सकता है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं। 12 NADPH प्लस 12H प्लस और उसके अलावा 18 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। 18 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। ये रिक्वायरमेंट है। ये क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होता है, एसिमिलेशन के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए ग्लूकोज के एसिमिलेशन के लिए ज़रूरी होती है। एसिमिलेशन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को बॉडी का पार्ट बनाना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। तो इसके लिए इसको हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर भी इनको बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं, जो सबस्ट्रेट थे वो हमने क्या-क्या लिए थे, 6 CO2 लिए था, 6 CO2 लिया था और उसके अलावा 12 H2O हमने लिया था। 12 H2O ही क्यों लिया, ये हमारा सवाल है। तो इसको समझाने के लिए मैं इसका आपको पहले एटॉमिक जो कॉन्स्टिट्यूएशन है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। 24H प्लस है, प्लस 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और उसके अलावा 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये इसको मैं 12 एटम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 6O2 में आपको आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह से अगर 6O2 है तो 6O2 को मैं 6C 6O एंड 6O ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो 24 हाइड्रोजन और 24 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जब यहाँ पर थाइलाकोइड की ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना, केमियोस्मोसिस से, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब फर्दर जब ये स्ट्रोमा में गए तो ये रिड्यूस करेंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस को। ठीक है। और ये NADP प्लस को रिड्यूस करके ये क्या बना लेंगे, 12 NADPH प्लस 12H प्लस बना लेंगे। अब फर्दर ये ऑक्सीडाइज होंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, इनका रिडक्शन हुआ था और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडेशन से ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर वापस अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन और 12H प्लस और 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 12H प्लस और 12 इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ जुड़ेंगे, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन एटम के साथ, और यहाँ पर बना लेंगे C6H12O6। C6H12O6 यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरह से जो बचे हुए 12 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, 6H2O बना लेंगे। तो प्रोडक्ट्स हमें पता चल गए कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और 6H2O और उसके अलावा 6O2। और जो सबस्ट्रेट थे वो कौन कौन से थे, 6O2 थे और 12H2O थे। अब यहाँ पर 12H2O ही क्यों रिक्वायर्ड हुआ है, क्योंकि 12H2O नहीं होते तो क्या एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता, नहीं हो पाता। तो हमें आंसर मिल जाता है कि 12H2O इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि इसके लिए एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन क्योंकि इससे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो 12 NADPH प्लस H प्लस है उनका फॉर्मेशन होगा, वापस वो ऑक्सीडाइज होंगे तो वो रिड्यूस करेंगे कार्बन मतलब CO2 को, और उससे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, एग्जैक्टली यही इसका आंसर होता है। नेक्स्ट इज वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ से हमें आंसर भी इसका दिया हुआ है कि ये ग्रीन लीफ या फिर क्लोरोप्लास्ट में, सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं इसमें। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है। और इसने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में आकर। तो जो भी जैसे हर्बेशियस स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, और उसके अलावा अनराइपन फ्रूट्स हैं, ग्रीन स्टेम हो गया,
उसके अलावा फ्रूट्स हैं, ग्रीन फ्रूट्स हैं, तो उनमें ग्रीन फ्रूट्स हो गए, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। सेपल्स हो गए, जैसे सेपल्स, तो इनमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सिंपल सा आंसर इसका हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एनाटॉमी में मीजोफिल सेल्स जो है वो पढ़ा था, तो मीजोफिल सेल्स में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और यूजुअली क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो अपने आप को वॉल के आसपास या फिर उससे दूर अलाइन रखते हैं, ताकि वो ऑप्टिमम लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट जो है, उसका पार्ट रिसीव कर सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड with the flat surface parallel to wall, when would they perpendicular to incident light, ये पूछा गया है। तो पहला केस यहाँ पर अगर हम पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और लाइट इंटेंसिटी, सीधी लाइट यहाँ पर पड़ रही है, या फिर लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ये लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, ये जो वॉल है इसके पास अलाइन होंगे, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट होंगे, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट होंगे, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। अगर हम दूसरी बात करते हैं, इस वैसे तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप याद रख लो कि इसको हम बोलते हैं पैरास्ट्रॉफी, पैरास्ट्रॉफी, ठीक है। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट इंटेंसिटी अगर कम है, तो कम लाइट इंटेंसिटी में ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट अपने आप को अरेंज कर लेंगे, है ना, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी जो है वो रिसीव कर सके। तो ये परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफे, एपिस्ट्रॉफे। तीसरा केस, जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी हो, जब मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी हो, तब ये क्या करेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये रेंडमली अरेंज होंगे, इनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, ताकि ये डिफ्यूज्ड लाइट जो है वो रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर ये रेंडमली अरेंज होंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू वॉल, जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तब होगा। और व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, तो परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट कब होंगे, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी। अब हम बात करते हैं इसमें कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। विद इन द क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, और बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बार स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस हो गया। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली यहाँ पर इनफोल्डिंग और सेपरेशन शो करके, इनफोल्डिंग और सेपरेशन शो करके यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो कि कॉइन लाइक होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड्स। तो ये थाइलेकोइड्स जो है, ये बेसिकली इनफोल्डिंग और सेपरेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन से बने हैं, और ये रीजनरेशन भी शो करते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये स्टोरेज बॉडी की फॉर्म में हो सकते हैं,
राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये ग्रेना है, ग्रेना इज प्लूरल और ग्रेनम इज सिंगुलर, सिंगुलर इसका हो जाएगा ग्रेनम, ग्रेनम। और ये ग्रेनम जो होता है ये स्टैक ऑफ कॉइन लाइक थाइलाकोइड्स होता है, और इसको हम यहाँ पर जो इसके थाइलाकोइड्स होंगे उसको हम ग्रेनल थाइलाकोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रेनल थाइलाकोइड बोलते हैं। अच्छा, एक बात और जो सेल वाले चैप्टर में भी हमें और ये पूछा जा सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, मोर परमिएबल, और यही केस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस की वजह से है ज़्यादा परमिएबल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स, पोरिन्स ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है। और ये किसकी वजह से है? कार्डियोलिपिन्स की प्रेजेंस की वजह से, कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से है लेस परमिएबल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि एक टर्म दिया हुआ है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन बनाता है? स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना जो है वो मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से ही बना है, ये मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग से बने ये, तो इसको हम मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो स्ट्रोमा लेमेली है, स्ट्रोमा लेमेली के लिए अदर टर्म हम क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रोमा थाइलाकोइड, एक ही बात है, थाइलाकोइड हो गया, स्ट्रोमा थाइलाकोइड। इंटरग्रेनल बोलेंगे या फिर इंट्राग्रेनल बोलेंगे इसको? इंटरग्रेनल थाइलाकोइड, क्योंकि ये दो ग्रेना के बीच का थाइलाकोइड है ना। थाइलाकोइड बोल दो, लेमिला बोल दो, एक ही बात है। या फिर एक और इसको हम बोलते हैं फ्रेट चैनल, इसको हम बोलते हैं फ्रेट चैनल, फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर चैनल इसको बोलते हैं। तो ये अदर टर्म्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेना में या फिर ग्रेनम, ग्रेनम सिंगुलर है, इसमें क्या कंटेन करता है ये? इट कंटेन्स थाइलाकोइड, है ना, या फिर लेमिला, इसमें भी थाइलाकोइड और लेमिला कॉमन टर्म है। अच्छा, इन थाइलाकोइड्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनल, ग्रेनल थाइलाकोइड या फिर इंट्राग्रेनल, इंट्राग्रेनल विद इन ग्रेना थाइलाकोइड, इनको हम बोलते हैं। तो ये इसके बारे में है बात। अब देखिए जो एरोबिक सॉरी, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है उनका साइड क्या होगा यहाँ पर? ये वाला जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है? ग्रेना वाला पार्ट है, ग्रेना वाले पार्ट में। और ये स्ट्रोमा लैमेले वाला पार्ट है। तो यहाँ पर होगा, इधर बना देता हूँ मैं, ये वाला ग्रेना वाला पार्ट है, ठीक है। ये ग्रेना वाला पार्ट जो होगा इट इज द साइट ऑफ ETS एंड फोटोफोस्फोराइलेशन, या फिर इसको हम अभी मैं लिख रहा हूँ लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? ATP, ATP एंड NADP H+H+, जिसको NCERT ने NADPH लिखा हुआ है ना। और कहीं बीच में थ्योरी में NADPH+H+ लिखा हुआ है, मोर करेक्ट NADPH+H+ है, बट दोनों आपको याद रखने हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होगा वो एक तो ग्रेना में होगा और स्ट्रोमा लैमेली में होगा। और ये हो गया स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। और इसका जो प्रोडक्ट होगा ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में किसका यूज होता है? इन ATP और NADPH+H+ का यूज होता है। डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं और लाइट रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ये मिसनोमर है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ATP और NADPH इसको नहीं मिलेंगे तो फर्दर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा।
जब तक NADPH प्लस H प्लस और ATP अवेलेबल है तब तक डार्क रिएक्शन चलती रहेगी, फिर बाद में ये रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि डार्क रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लाइट बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट। तो ये फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है, कहाँ कहाँ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन चलते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसके बारे में बताया गया है। उससे पहले हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या ग्रीन जो लीव्स होती है उसके शेड्स डिफरेंट होते हैं या फिर ओनली या तो येलो ग्रीन होती है या फिर मतलब ब्राइट ग्रीन हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं डिफर करती है, जो ग्रीन के शेड्स हैं वो भी डिफर करते हैं। तो हम इसका आंसर ढूंढने के लिए लीफ पिगमेंट का पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से लीफ पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, जैसे एक लीफ है, लीफ को हमने क्रश कर लिया और क्रश करके उसका पेस्ट बना लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अब देखिए इस पेस्ट को हम एक क्रोमेटोग्राफी पेपर पर अप्लाई करेंगे। ये फिल्टर पेपर की तरह ही होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, और इट इज़ लाइक फिल्टर पेपर। इस पर हमने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एक ग्लास जार लेंगे और इस ग्लास जार में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हम फिल करेंगे। ये ग्लास जार ले लिया और ये हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें फिल कर लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें फिल कर लिया। अब ये जब हम इसको, इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम इसमें डिप करेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो हमने यहाँ पर कोई भी स्पॉट बनाया था, है ना, बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया था, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी वजह से हमें यहाँ पर 4 जोन्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और ये सबसे कम मोलिकुलर वेट वाला जो जोन होगा वो सबसे ऊपर रहेगा और सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाला जो जोन रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये जो पिक्चर आता है, ये जो हमने इस पर पिक्चर देखा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी से जो पिक्चर हमें मिला है उसको हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राम। अब यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, सबसे अगर हम नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है क्लोरोफिल बी, उसके ऊपर होता है क्लोरोफिल ए, उसके ऊपर होता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, और सबसे ऊपर होता है कैरोटीन, कैरोटीन। तो ये किसकी वजह से है, इनके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से है। हालांकि फार्मूला वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैं फिर भी वर्बली आपको बता देता हूँ। जो क्लोरोफिल बी होता है उसका फार्मूला होता है C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल ए का होता है C55H72O5N4Mg। और ज़ैंथोफिल होते हैं C40H56O2 एंड कैरोटीन होता है C40H56। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है कैरोटीन का। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो शेड्स मिले हैं, कलर के जो शेड्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो ये ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर में हमें आ, मिलेगा क्लोरोफिल ए। पहले हम क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा येलो ग्रीन, YG से लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है क्लोरोफिल बी, इसका शेड हमें मिलेगा ब्लू ग्रीन या फिर ब्राइट ग्रीन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं ज़ैंथोफिल की, तो ये हमें येलो कलर में अपीयर होगा। और सबसे लास्ट जो कैरोटीन है ये हमें अपीयर होगा येलो टू येलो ऑरेंज। ठीक है, येलो टू येलो ऑरेंज हमें अपीयर ये होता है। तो ये क्रोमेटोग्राफी का तरीका हो गया। इसमें देख लेते हैं, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन of leaf pigment show that the color that we see in leaves is not due to single pigment, है ना, क्योंकि ये सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं है, जैसे 4 पिगमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं ये।
तो ये सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं है, बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, जिसका हमें ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम क्या था, जो पिक्चर या फिर रिप्रेजेंटेशन था। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन था, और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन था, जेंथोफिल येलो था, और कैरोटिनॉइड्स जो थे वो येलो टू येलो ऑरेंज थे। ठीक है। कैरोटीनॉइड, अभी मैं टाइप आपको बताऊंगा, पहले ये ग्राफ समझा कर कि कैरोटीनॉइड का ही टाइप कैरोटीन होता है। अब देखिए, लेट अस नाउ सी द रोल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इन पिगमेंट्स का क्या क्या रोल होता है उससे अब देखो, पिगमेंट जो है उनमें क्या एबिलिटी होती है, लाइट एब्जॉर्ब करने की, स्पेसिफिक वेवलेंथ की। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट होता है। लेट अस नाउ स्टडी द ग्राफ। अब ये ग्राफ हमें दिए हुए हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का, और ये क्लोरोफिल ए के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विबग्योर। विबग्योर और जो इसका विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ये फिजिक्स में आपने वेवलेंथ भी पढ़ी होगी कि कौन कौन सी वेवलेंथ पर कौन कौन सी लाइट्स होती है। पहले ये मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ऊपर वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ये किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ 400 टू 500, 400 टू 500, तो इसमें VIB मतलब वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर यहाँ पर आ जाते हैं। इसको इसमें आपने देखा होगा कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये वाला ब्लू रीजन हो गया, नेक्स्ट वाला ग्रीन रीजन हो गया, और ये वाला रेड रीजन हो गया। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर 400 से 500 के बीच में VIB ये कलर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लू पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पहले इसने शो किया है। अभी पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, कौन कौन सा पिगमेंट है, पहले इसका जो वेवलेंथ है उसमें कौन कौन सा कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लू कलर है, और ब्लू के बाद आएगा ग्रीन, और जो ग्रीन है वो 500 टू 570 होता है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर है। और अगर हम इसकी येलो, ऑरेंज और रेड की बात करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड की बात करते हैं, येलो आता है 570 टू 590, मतलब 600 के आसपास। ठीक है, ऑरेंज आता है अपना 590 टू 620, और रेड होता है 620 टू 700 एंड अबाउ। ठीक है, तो ये रेड रीजन यहाँ पर हो गया। तो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ होता है 400 टू 700 नैनोमीटर, जिसमें ये विबग्योर कलर जो है वो आ जाते हैं। अब हमसे पूछा है यहाँ पर, उससे पहले हम इस क्वेश्चन से आने से पहले हम यहाँ पर जो है कौन कौन सा पिगमेंट कौन कौन सी लाइट रिसीव कर रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसा कि ये वाला जो ग्राफ है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन बाय ए पिगमेंट के बीच का ग्राफ होता है। ठीक है, तो किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट कितना रिसीव कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पर कि जैसे ये, इसको ही यहाँ पर हम लिख देते हैं VIBGYOR। ठीक है, तो इसमें जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है जिसका इस तरह से एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल ए जो है ये कौन सा, सबसे पहले यहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोरोफिल बी की, तो ये ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से अगर हम वापस क्लोरोफिल के नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं
तो ये रेड रीजन ऑफ लाइट रिसीव कर रहा है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल बी जो है वो ऑरेंज और रेड का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, बी वाले ग्राफ की, ए वाला ग्राफ कौन सा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, और दूसरा वाला ग्राफ जो है वो कौन सा है, एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है जो वेवलेंथ और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच का होता है, बीच में बनाया जाता है। तो वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा वापस वी आई बी जी वाई ओ ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट पर है। तो ब्लू और रेड रीजन ऑफ लाइट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका था, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का था, ठीक है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए जो कि सी वाला ग्राफ है, इसमें देख सकते हैं ये वाला कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, किसका है, क्लोरोफिल ए का है, और ये एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो ये मिलता जुलता आ रहा है। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू, इफ यस विच वन। तो हमसे वेवलेंथ भी पूछी है, उसके अलावा इसमें कलर ऑफ लाइट भी पूछा है। तो आपको पता है कि सबसे पहला एब्जॉर्प्शन इसने कहाँ शो किया था, ब्लू लाइट पर शो किया था, ठीक है, ब्लू लाइट पर शो किया था। और ब्लू लाइट का जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ब्लू लाइट का जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होता है वो 460 टू 500 नैनोमीटर होता है, 500 नैनोमीटर। इसी तरह से दूसरा एब्जॉर्प्शन जो है वो रेड रीजन ऑफ लाइट पर इसने शो किया, और रेड जो है वो 620 टू 720, मतलब यहाँ पर हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं 620 टू 700 नैनोमीटर तक ये इसने लाइट एब्जॉर्ब की, ओके। अब देखिए थर्ड फिगर हम देखते हैं, तो थर्ड फिगर में ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का और एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का, तो क्या ये मिलता जुलता है, बिल्कुल है, बट क्या ये एक दूसरे को 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, ठीक है। कैन यू सी दैट द वेवलेंस एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर था, ब्लू पर था, है ना, और रेड पर था। ऑल्सो शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हेंस हम बोल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जैसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का था उसी उसी से मिलता जुलता एक्शन स्पेक्ट्रम हमें मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। अच्छा, वही क्वेश्चन जो मैंने पूछा था अभी कि बट बाय लुकिंग एट द फिगर this 11.13a c sorry, can you say that there is a complete 1 to 1 overlap between absorption spectrum of chlorophyll a and the action spectrum of photosynthesis? क्या कंप्लीट ओवरलैप आपको दिख रहा है यहाँ पर, कंप्लीट ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इस तरह का इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मान लो इसको ऐसा आया और एक्शन स्पेक्ट्रम भी जस्ट इसको ओवरलैप करता हुआ आएगा, है ना। तो ये होता है 1 to 1 ओवरलैपिंग, बट ऐसा यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम अलग दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें अलग दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, बट यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है। अच्छा, इनमें अगर हम कारण इसका जानते हैं तो एक तो आंसर हमें मिला नो, क्योंकि ओनली यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई पूरा फोटोसिंथेसिस जो है इट इज कैरिड आउट बाय क्लोरोफिल ए अलोन,
अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, तो इसका आंसर होगा अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, तो बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वो भी अपना एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, वो भी अपने फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस को रिजल्ट करेंगे, इसलिए ये 1 to 1 ओवरलैपिंग हमें दिखाई नहीं दी। जैसा कि हमने ग्राफ्स को स्टडी किया तो इसमें हमें पता चला था कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होता है। कुछ फोटोसिंथेसिस जो है वो अदर वेवलेंथ्स पर भी होता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट है रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, और अदर थैलेकोइड पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, तो ये इनको हम बोलेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को ट्रांसफर करते हैं और अपनी लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये जो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ है, जैसा कि क्लोरोफिल ए 680 की लाइट को रिसीव कर रहा है या फिर 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव कर रहा है, तो अदर वेवलेंथ्स की लाइट्स को रिसीव करने का काम जो करेंगे वो बाकी पिगमेंट्स करेंगे, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया। और उसके अलावा ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बता देता हूँ। तो टाइप्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला है क्लोरोफिल। पहले ही हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो विरिडिन, जिसको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। हमारे सिलेबस में हमें दिए हुए हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये लिपिड्स हैं एक्चुअली। ये क्या हैं, लिपिड्स हैं, और इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, ये लिपिड है और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स, चाहे ग्रीन प्लांट्स हो या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो, उसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, अगर हम इसके टाइप्स हमने देख लिए, ये बेसिकली हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं कैरोटिनॉइड्स। और कैरोटिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 टाइप्स हैं। एक तो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम जो है कैरोटिनॉइड्स, कैरेट से आया है। कैरेट में ये पहली बार मिले थे। इनके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हो गए कैरोटीन में, और कैरोटीन का जैसा कि हमने वो क्रोमेटोग्राफी करवाया था, तो येलो टू येलो ऑरेंज हमें इसका कलर मिला था। और अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें ज़ैंथोफिल इसी का टाइप है, कैरोटिनॉइड का ही टाइप है, तो ज़ैंथोफिल हो गया। और ज़ैंथोफिल जो होता है वो ल्यूटिन हो गया, डाईएटोजेंथिन हो गया, फ्यूकोजेंथिन हो गया, ये इसके टाइप हो गए। अब देखिए, ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पर इनको हम बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स। और एंटीना मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हैं। शील्ड पिगमेंट भी इनको बोल सकते हैं हम, शील्ड पिगमेंट्स भी हम बोल सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ये वाइडर वेवलेंथ ऑफ लाइट को यहाँ पर रिसीव करेंगे और किसको ट्रांसफर करेंगे,
एनर्जी, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और उसके अलावा ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि ये क्लोरोफिल ए हो गया, ये क्लोरोफिल ए हो गया, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और यही इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है वो बात की बात है, और इसको कवर करने का काम करते हैं ये एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स हो गए जो इसको कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन में लाइट की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे, ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी इसको मिले क्लोरोफिल ए को और ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को, कौन, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन को, नेसेंट मतलब न्यूली फॉर्म्ड, नेसेंट ऑक्सीजन को ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हाइड्रोलाइसिस हुआ H2O का, वाटर टूटा, तो ये 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2O, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। ये कैसा है, हाईली रिएक्टिव है। और ये क्या कर सकता है, किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। ये किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल ए। तो इसको किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, एक बार ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि क्लोरोफिल ए को किस तरह से फोटो ऑक्सीडेशन से ये एक्सेसरी पिगमेंट्स बचाते हैं। तो अगर हम कैरोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH है ना, ऐसा यहाँ पर कैरोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये कैरोटीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम कैरोटीन की बात करते हैं तो C40H56 ऐसी लॉन्ग चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये क्या करेगा, जो 2O है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसके साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता है और ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो CH और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन जुड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं इपॉक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। और अगर यहाँ पर वापस ये दो ऑक्सीजन ये रिलीज कर देता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है उसको हम बोलते हैं डी एपॉक्सीडेज। और इसकी वजह से क्या होगा, CH और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को यहाँ पर कवर किए हुए हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को पूरा ये कवर किए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरोफिल ए जो है वो हाई लाइट इंटेंसिटी से बचा रहेगा, और क्लोरोफिल ए के ऑक्सीडेशन से या फिर क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इसका फोटो ऑक्सीडेशन होता है। उसके अलावा जो पिगमेंट्स हो सकते हैं वो फाइकोबिलेंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यही दिए हुए हैं, फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फोटो ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोटो ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हाई लाइट इंटेंसिटी है तो जो क्लोरोफिल ए है वो खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे जिससे उसकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, या फिर जो वाटर स्प्लिटिंग होता है उससे जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है वो क्या कर सकता है, क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो
कैरोटीन करते हैं। वो कौन करते हैं? कैरोटीन करते हैं। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो है वो उसका साइट आपको पता है, ये कहाँ पर होता है? इसको हम फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई यील्डिंग केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड एनएडीपीएच। इन एटीपी और एनएडीपीएच को हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। इनको हम एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज के एसिमिलेशन में काम आते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को बॉडी का पार्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है। तो एसिमिलेटरी पावर यही क्या करेंगे? CO2 और H2O को ग्लूकोज बनाने में हेल्प करवाएंगे। तो इनको हम बोलेंगे ग्लूकोज के एसिमिलेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेटरी पावर। बहुत सारे प्रोटीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं in the process of light reaction. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes, जिनको हम बोलेंगे PS1 और PS2। अब ये जो PS1 और PS2 है, ये यहाँ पर है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन सेंटर हो गया जो कि क्लोरोफिल ए है, और उसके अलावा यहाँ पर ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गए, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखिए इसमें होता क्या है? These are named in the sequence of discovery, not in the sequence in which they function during the light reaction. इनकी डिस्कवरी के आधार पर इनको नाम दिया है। फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ था, सेकंड बाद में डिस्कवर हुआ था, ना कि इनकी फंक्शन के आधार पर, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले काम करता है और बाद में फोटो सिस्टम 1 काम करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? LHC जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का बना होता है जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं। अब देखिए इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या है, मैं एक बार फोटो सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ कि फोटो सिस्टम जो होता है वो किस किस का बना होता है। जैसे ये PS है, फोटो सिस्टम है, इसमें क्या क्या होते हैं? एक तो हो गया रिएक्शन सेंटर, जो कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जो कि सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। और उसके अलावा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोल सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें क्या क्या होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है हंड्रेड्स ऑफ, तो यहाँ पर होते हैं 250 to 400 एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इनके साथ यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के प्रोटीन हैं। मतलब ये PS जो है वो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो तो रिएक्शन सेंटर हो गया। जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये एफिशिएंसी इस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन सेंटर जो होता है, अब देखिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ये 2 प्रकार के होते हैं, PS1 और PS2। PS1 और PS2। और PS1 में जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। मतलब ज्यादातर लाइट जो है ये PS1 का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर की लाइट रिसीव करके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इसी तरह से PS2 में इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है वो 680 नैनोमीटर होता है। एक बार इनका प्रेजेंस हम देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको हम स्टडी करेंगे। एक बार ये बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ये थाइलाकोइड पिगमेंट्स हो गए, सॉरी ये थाइलाकोइड्स हो गए,
और यहाँ पर ये स्ट्रोमा लेमिली हो गया और ये वापस थाइलेकोइड हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो PS1 और PS2 है, PS1 और PS2 जो होते हैं, PS1 जो होगा वो नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर होगा। नॉन अप्रेस्ड मतलब क्या होता है, जो एक्सपोज्ड सरफेस है वहां पर होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अलग कलर से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं आपको। जैसे PS1 जो होगा वो नॉन अप्रेस्ड सरफेस और PS2 जो होगा वो अप्रेस्ड सरफेस पर होता है, ढकी हुई सरफेस पर होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वो PS1 है और जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो PS2 है। PS2 है, तो ये डिफरेंट यहाँ पर क्या हो गए, PS1 और PS2 हो गए। इसी तरह से हम बात करते हैं तो PS1 ओनली यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो ओनली PS1 वो स्ट्रोमा लेमिली पर प्रेजेंट होता है या फिर स्ट्रोमल थाइलेकोइड पर होता है। तो ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड, थाइलेकोइड या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रोमल लेमिला। लेमिला इज सिंगुलर, लेमिला इज प्लूरल। और इसी तरह से ये PS1 हो गया और यहाँ पर जो अप्रेस्ड सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, PS2 होता है। और ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो होता है ये कौन सा हो गया, ग्रेनल थाइलेकोइड हो गया। यहाँ पर ये ग्रेनल थाइलेकोइड हो गया या फिर ग्रेनल लेमिली हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं ये भी हमें देखते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो ग्रेनल थाइलेकोइड में होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये हमें आगे जानकारी मिलेगी इसकी। और इसमें क्या होता है, PS1 और PS2 दोनों है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर PS1 और PS2 दोनों होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड ऑफ थाइलेकोइड, टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग प्रेजेंट है। उसके अलावा NADP रिडक्टेज, ये NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो NADP रिडक्टेज यहाँ पर होता है। उसके अलावा ATP का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये हमें आगे भी पढ़ना है, H2O स्प्लिटिंग भी होता है, NADP रिडक्टेज मतलब NADPH+H+ का फॉर्मेशन, उसके अलावा H2O ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसी तरह से अगर हम स्ट्रोमल थाइलेकोइड की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज द साइट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। ठीक है, और यहाँ पर ओनली ATP बनता है। उसके अलावा H2O स्प्लिटिंग नहीं होता है, H2O स्प्लिटिंग नहीं होगा। और उसके अलावा NADP रिडक्टेज भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है ये तो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पता चलेगा।